हेलो एवरीवन। मेरा नाम भूमि गुप्ता है और हम यहाँ जावा एसई का फर्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जावा से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। बेसिक चीज़ें यानी क्या? बेसिक चीज़ें यानी जैसे हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा की क्या हिस्ट्री है, प्री रेक्विजिस्ट ऑफ जावा, जावा को सीखने के क्या क्या प्री रेक्विजिस्ट हैं, वाई यू शुड लर्न जावा, आपको जावा क्यों सीखनी चाहिए, क्या खास है ऐसा जावा में जो आपको जावा सीखनी चाहिए, व्हाट इज जावा और जावा क्या है। सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। जावा हमारी जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1991 में बनना स्टार्ट हुई थी और 1996 में बनकर तैयार हुई थी। जावा was start developing in 1991 and introduced in market in 2000 in 23rd January 1996। जावा सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप की गई थी जो अब ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा 2010 में टेक ओवर कर लिया गया है। जावा का जो फर्स्ट नेम था वो जावा नहीं था। जावा का पहला नाम क्या था? जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने जब जावा लैंग्वेज बनकर तैयार हुई थी तो उसका पहला नाम उन्होंने ओक रखना सोचा था। ओक ही क्यों? क्योंकि ओक नाम की एक लकड़ी होती है जो बहुत हार्ड होती है और जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम को लगता था कि लगता था नहीं है भी ऐसा कि जावा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अपनी लैंग्वेज का नाम ओक रखेंगे। लेकिन फिर जब जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर करवाने गए तो वहां पता चला कि ओक नाम से ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रजिस्टर है जिसका आज हमें कोई अता पता भी नहीं है। तो फिर वहाँ ओक नाम से हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो रजिस्टर नहीं हो पाई। इसलिए फिर जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम जब वहां से वापस आ रहे थे तो उन्हें एक कैफे दिखा, वहां उन्होंने सोचा कि चलो चाय पी जाए। वहां एक चाय का नाम जावा था। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने उस चाय को टेस्ट करना चाहा और जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम को उस चाय का टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिर अपनी लैंग्वेज का नाम जावा रख लिया। जावा का जो फर्स्ट वर्जन था वो था जेडीके 1.0। प्रीरेक्विजिस्ट ऑफ लर्निंग जावा, जावा को सीखने के क्या प्रीरेक्विजिस्ट होने होने चाहिए? वैसे तो किसी भी चीज को सीखने के कोई प्रीरेक्विजिस्ट नहीं हो सकते होते। आप चाहें, आप जिस चीज को भी चाहें जब चाहें तब सीख सकते हैं। तो देयर इज नो प्रीरेक्विजिस्ट ऑफ लर्निंग जावा। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी बहुत बेसिक चीजों से फेमिलियर है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अगर आप किसी लैंग्वेज में एक एडिशन तक का प्रोग्राम भी लिख लेते हैं। एडिशन मतलब सिंपल एडिशन का प्रोग्राम, यानी सी या सी प्लस प्लस में आप एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम भी लिखना जानते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जावा और आप जावा पे इजीली स्विच कर सकते हो। आप जावा को इजीली सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई डिफिकल्टी आएगी, आप जावा को इजीली सीख सकते हो। और मेरी भी फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो जावा ही है, तो आप जावा इजीली सीख सकते हैं। व्हाट इज जावा? जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा तो है नहीं कि जावा ही सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड की हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा से पहले और भी तो लैंग्वेजेस आई होंगी। तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रन। स्पेलिंग FORTRANN। वर्ल्ड की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन थी। अब जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए यूज आती है और उनको हमारे अनुसार कैसे काम करवाया जाए। सिर्फ जावा नहीं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसलिए डेवलप होती हैं टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन एंड मेक देम वर्क अकॉर्डिंगली, ताकि हम डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट कर सकें और उनको अपने अनुसार काम करवा सकें। मशीन मतलब, मशीन मतलब क्या? सो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मशीन है, मशीन इज द इन्वायरमेंट और द प्लेटफॉर्म। मशीन एक वो इन्वायरमेंट और वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं या जहां हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन प्रोग्रामर एंड डिजिटल मशीन। जैसा मैंने कहा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर और डिजिटल मशीन के बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर का काम मतलब डिजिटल मशीन्स हमारी भाषा नहीं जानती, हम डिजिटल मशीन्स की भाषा नहीं जानते। डिजिटल मशीन्स कौन सी भाषा जानती हैं? डिजिटल मशीन मशीन कोड जानती हैं। मशीन कोड यानी बाइनरी कोड। बाइनरी कोड यानी बाइनरी कोड यानी 0-1 की भाषा जो मशीन्स जानती हैं, और 0-1 की भाषा हम नहीं जानते। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर और डिजिटल मशीन के बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करती हैं, जो 0-1 की भाषा को हमें समझाती हैं और हमारी भाषा को कंप्यूटर को जाके 0-1 में समझाती हैं। और हर कोई लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज डेवलप की गई हैं, वो किसी ना किसी काम के लिए डेवलप की गई हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा मन हुआ चलो आज हमने ये बना के रख दिया। नहीं, कुछ तो काम हुआ किसी लैंग्वेज का, इसलिए तो वो लैंग्वेज डेवलप की गई है। तो हर लैंग्वेज किसी ना किसी काम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती हैं। व्हाई यू शुड लर्न जावा? आपको जावा क्यों सीखनी चाहिए? सवाल है ना, जावा आपको क्यों सीखनी चाहिए? हम ऐसी तो कुछ नहीं सीख लेंगे। दिमाग खर्च हो जाएगा ना हमारा। सो व्हाई यू शुड लर्न जावा? जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और वैसे तो ये पूरा पोर्शन ही हमें थोड़ी देर में डिस्कस करना चाहिए, बट फिर भी मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसलिए हमको जावा सीखनी चाहिए। और जावा वोरा के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। वोरा मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। वोरा एक जावा के लिए यूज होने वाला पंच कोड या पंच लाइन है, कि जिसका मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। अब हम जाने कि जावा क्या है। जैसे मैंने आज के एजेंडा में क्या क्या हमको देखना है, उसमें मेंशन किया था कि व्हाट इज जावा। तो जावा क्या है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पैटर्न ऑफ सी जानते हैं। सी का क्या प्रोग्रामिंग पैटर्न होता है। एक मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूं जिससे आप लोगों को समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। यस। सो जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं तो हम एक्सटेंशन हमेशा डॉट सी ही लगाते हैं। कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ये हमारा जैसे एडिशन का प्रोग्राम है तो इसलिए हमने एड डॉट सी लगाया है। वरना हम कोई भी प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो हम एड डॉट सी लिखते हैं, इसलिए उसका जो एक्सटेंशन होता है वो एड डॉट सी आता है। ठीक है। अब हमने किसी प्रोग्राम का जब सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड मतलब क्या? प्रोग्राम की कोडिंग, जो हम कोडिंग लिखते हैं ना, जो हमारी लैंग्वेज में होती है, तो उस कोडिंग को हम बोलते हैं सोर्स कोड। हमने मान लो एडिशन प्रोग्राम का, हमने सी में जो एडिशन का प्रोग्राम लिखा है उसका हमने सोर्स कोड लिखा। जो कंपाइलर होगा विंडो के लिए, सी का जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है? अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज सीखी है तो शायद जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। विंडो के लिए जो सी का जो कंपाइलर होता है वो होता है टर्बो कंपाइलर, जो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आती है। अब हमारा जो ये मशीन कोड है वो क्या सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाएगा? मतलब अगर हम चाहें कि हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा जो मशीन कोड आया है, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाए, और दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन सभी में चल जाए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो सोर्स कोड है, वो सोर्स कोड, ये हमारा सोर्स कोड ही काफी जगह चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम देखें कि आईडीई जो हम यूज करते हैं सी के लिए, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड यूज हम करते हैं, तो वहां पे हम यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं, तो वो हमारा हैश इंक्लूड कोनियो वगैरह को सपोर्ट नहीं करता है, नहीं करता ना। तो जब हमारा ये सोर्स कोड सिर्फ एक सिंपल आईडीई में नहीं सपोर्ट कर रहा, तो वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या सपोर्ट करेगा? तो इसलिए हमको क्या होता है, जैसे अब हमने मान लो हमने सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा प्रोग्राम बना दिया, कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, चलो प्रोग्राम बन गया, और ये हम चाहे हमारे सारे यूजर्स को दे दें। पर जरूरी तो नहीं है कि दुनिया में जितने भी यूजर हैं वो सारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हो। और कोई भी प्रोग्रामर अगर प्रोग्राम बनाता है तो वो अपने लिए तो नहीं बनाता कि मेरे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बना पे अपना प्रोग्राम लिख के कंपाइल करके रन करके चेक करके सब करके अपने उसको यूजर को दे दो, ऐसा तो नहीं है।
प्रोग्रामर अपने लिए तो प्रोग्राम नहीं बनाता ना, प्रोग्रामर बनाता है यूजर्स के लिए प्रोग्राम। और अगर हम सोचें कि चलो हम इन तीनों के लिए प्रोग्राम लिख भी देते हैं, कंपाइल भी कर देते हैं, रन भी करवा के देख लेते हैं, और फिर इन तीनों के लिए अपन अलग अलग प्रोग्राम का सोर्स कोड वगैरह सब लिख के दे देंगे। लेकिन दुनिया में सिर्फ ये तीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दुनिया में काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर जैसे हमने यहाँ पे मैक के लिए, अगर हम मैक के लिए सोर्स कोड लिख रहे हैं तो वो सिर्फ मैक पे चलेगा, और फिर वो मैक के कंपाइलर के द्वारा कंपाइल होगा। फिर वो फिर वो जो ये मैक का जो कंपाइलर है वो उसको मैक के लिए ही मशीन कोड चेंज करेगा, और फिर वो मशीन कोड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। फिर अगर हमको लिनक्स के लिए चाहिए तो हमको अलग से दोबारा सोर्स कोड लिखना पड़ेगा, फिर उस सोर्स कोड को कंपाइल करवाना पड़ेगा, फिर वो सोर्स कोड है ना मशीन कोड में चेंज होगा, फिर वो मशीन कोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलेगा। तो हमको सी लैंग्वेज में हर प्लेटफॉर्म के लिए हर बार अलग अलग सोर्स कोड लिखना पड़ेगा। उस सोर्स कोड को हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बार कंपाइल करवाना पड़ेगा। वो कंपाइल किया हुआ कोड हर बार अलग अलग मशीन कोड जनरेट करेगा, और वो मशीन कोड उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा। उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्लेटफॉर्म जहां पे हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो ये सोर्स कोड पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा, यानी ये सोर्स कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। समझ आया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब ये सोर्स कोड पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा। अगर हमने विंडो के लिए जो सोर्स कोड लिखा है और उसको हमने कंपाइल कराया है टर्बो कंपाइलर से, तो वो सोर्स मशीन कोड सिर्फ हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलेगा। यानी जो सी है वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, सी में ड्रॉबैक्स है ना, तभी तो हमारी जावा लैंग्वेज आई। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज हमारी कैसे डेवलप हुई? सी एक हमारी सी लैंग्वेज सर डेनिस रिची के द्वारा 1972 में डेवलप हुई, जो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हमारे प्रोग्राम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना मतलब छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करना। सी फंक्शंस को इंक्लूड करती है ना अपने प्रोग्राम में। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स मतलब हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और वो पार्ट्स फंक्शंस कहलाते हैं। सी में कुछ ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? सी हमारे ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप हुई। सी हमारी रियलिस्टिक एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करती थी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती थी। जैसे हमको गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो गेमिंग एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गन सेलेक्ट करना, प्लेयर्स ऐड करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना, अपने फ्रेंड्स को ऐड करना। तो ये सारे कामों के लिए हमको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, और सी तो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट ही नहीं करती है। तो इसलिए हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई, जो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। सी प्लस प्लस का इनिशियल नेम सी प्लस प्लस नहीं था। सी प्लस प्लस का पहले नेम था सी विथ क्लासेस। सी विथ क्लासेस क्यों? सी विथ क्लासेस इसलिए क्योंकि सी प्लस प्लस में सी के सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस क्लासेस का कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इसमें, और कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। इसलिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारी सी विथ क्लासेस भी कहलाती थी। सी प्लस प्लस लैंग्वेज बिहान जॉर्सप के द्वारा 1979 में बनकर तैयार हुई थी। अब जावा लैंग्वेज क्यों आई? जैसा मैंने बताया जावा लैंग्वेज सी के ड्रॉबैक की, सी का जो ड्रॉबैक था ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, उसको हटाने के लिए जावा लैंग्वेज आई। हाउ जावा कोड वर्क्स। जावा का कोड कैसे वर्क करता है? हमने जावा में भी कोई एडिशन का प्रोग्राम लिखा। जब जावा में हमने एक सोर्स कोड लिखा, ये सोर्स कोड जावा कंपाइलर के पास जाएगा। जावा कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करेगा। जावा जो होती है वो मशीन कोड जनरेट नहीं करती है। सी, सी प्लस प्लस ये हमेशा मशीन कोड जनरेट करती है, लेकिन जावा मशीन कोड जनरेट नहीं करती है, जावा बाइट कोड जनरेट करती है। बाइट कोड मतलब क्या? बाइट कोड वो होता है
जो ना तो मशीन्स के समझ आता है ना ह्यूमंस के समझ में आता है। बाइट कोड इज दैट विच इज नीदर अंडरस्टैंड बाय द मशीन्स नॉर बाय द ह्यूमंस। मशीन कोड अंडरस्टैंड बाय द मशीन्स, assembly code understand by the humans, and bytecode is neither understand by the machines nor by the humans. तो हमने इसमें जावा में ऐड का प्रोग्राम बनाया, एडिशन का प्रोग्राम बनाया, उसका सोर्स कोड लिखा, उस सोर्स कोड को हमने जावा कंपाइलर से कंपाइल करवाया, जावा कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट किया। ये बाइट कोड जेवीएम के पास जाएगा। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, मतलब हमारा ये जो सोर्स कोड है हम इसको किस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख रहे हैं, हम विंडो में लिख रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख रहे हैं या लिनक्स में लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जेवीएम बाइट कोड को उस मशीन कोड में जनरेट कर देगा। जैसे मैंने ये वाला प्रोग्राम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा, तो जावा कंपाइलर बाइट कोड हमेशा हमेशा सेम बनाता है, चाहे वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए या दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए। जावा के लिए हमको एक बार कोड लिखना पड़ेगा, एक बार कंपाइल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज द पंच कोड फॉर जावा वोरा, विच मीन्स राइट वंस। एक बार हम सोर्स कोड लिखेंगे, एक बार सोर्स कोड को कंपाइल करवाएंगे एंड रन एनीवेयर। जैसे हमने बाइट कोड हर प्लेटफॉर्म का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम होगा, लेकिन जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होगा। जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होगा से क्या मतलब, जेवीएम मतलब जैसे हम एक आईडीई इंस्टॉल करते हैं तो हमारे लिए जेवीएम एक रन करने का एनवायरनमेंट है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो हमारे प्रोग्राम को रन करवाता है। कंपाइल तो हम करके दे देंगे, लेकिन हमको अगर रन करवाना है तो सिर्फ ना जो यूजर्स हैं उनको जेवीएम इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में या अपने पीसी में, जिससे वो अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जेवीएम जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन बाइट कोड सेम होता है। दैट्स व्हाई वी यूज द पंच लाइन फॉर जावा, राइट वंस रन एनीवेयर को, यानी हमको जावा का कोड लिखना पड़ेगा एक बार, कंपाइल भी करना पड़ेगा एक बार, और ये कंपाइल हुआ कोड जो बाइट कोड जनरेट करेगा वो भी सेम होगा सबके लिए। यानी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे एक बार, कंपाइल करेंगे एक बार और रन करेंगे उसको एनीवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहलाती है। समझ आया जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्यों कहलाती है? क्योंकि जावा का कोड हम लिखते हैं एक बार, कंपाइल करवाते हैं एक बार और रन हम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और बल्कि सी में हमको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग सोर्स कोड लिखना पड़ता है। हर बार जितनी बार हमने सोर्स कोड लिखा है उसको हर प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइल करवाना पड़ता है। और हमारा क्या यूजर इतना एडवांस होगा कि वो मतलब प्रोग्राम का कंपाइल भी कर ले, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कंपाइल कर ले, फिर उसको रन करवाए? नहीं, हमको उसको कोड लिख कर देना होगा, कंपाइल करके देना होगा। हमें तो यूजर तो बस ये चाहेगा कि वो डबल क्लिक करे और उसका प्रोग्राम रन हो जाए, यानी राइट वंस और रन एनीवेयर। सो एक मिनट, समरी। अब इस लेक्चर में हमारी क्या समरी थी? हिस्ट्री पढ़ी थी हमने कि जावा जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 23 जनवरी 1996 में बनकर तैयार हुई थी। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब है कि एक बार सोर्स कोड लिखना पड़ता है, एक ही बार कंपाइल करना पड़ता है और उसको हम रन एनीवेयर, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको रन कर सकते हैं। दैट वाई वी यूज द पंच कोड फॉर जावा वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। So if you like this video, please like, subscribe and comment. और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, so please keep supporting. Thank you.